अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल का। अच्छा, वेपर कंप्रेशन साइकिल होती क्या है? वेपर कंप्रेशन साइकिल के 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके 4 कंपोनेंट्स भी होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर। अच्छा, 1 से लेकर 2 पॉइंट जो हमारे पास होता है, 1 से लेकर 2 पॉइंट पर हमारे पास कंप्रेसर लगा हुआ होता है। 2 से लेकर 3 पॉइंट जो होता है हमारे पास, वहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। और 3 से 4 पॉइंट जो हमारे पास लगा होता है, वो एक्सपेंशन वर्ब लगा होता है। और 4 से लेकर 1 पॉइंट जो हमारे पास है, वहाँ पे एवेपरेटर लगा होता है। अच्छा, फर्स्ट स्टेज जो आपके पास होती है, ये वाली नंबर 1 स्टेज, यहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर होते हैं, ठीक है। और जब लो टेम्परेचर और वेपर लो प्रेशर वेपर पास होते हैं कंप्रेसर से, तो ये चेंज हो जाते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस 3 में हमारे पास प्रेशर हाई ही रहता है और टेम्परेचर लो हो जाता है, क्योंकि हमारा जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसर से। तो पॉइंट 3 पे आपके पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड आ जाता है। उसके बाद 3 से 4 हमारे पास एक्सपेंशन वेल्व लगा होता है, जो आपके पास प्रेशर को लो करके लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आपको फिर लिक्विड फेस मिल जाती है। फिर उसके बाद आपके पास 4 से 1 एवेपोरेटिंग प्रोसेस हो रहा है और एवेपोरेटर लगा होता है, जो कि आपके पास लिक्विड को फिर से वेपर में चेंज करता है। अच्छा जी, अब हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल प्रॉब्लम है आपके पास, जिसमें ये कह रहा है आप प्लांट यूजिंग R134A evaporates at 0 degree centigrade and condenses at 35 degree centigrade. The refrigeration capacity of the plant is 352 kilowatt and it operates on the ideal vapor compression cycle. आपको जो चीज़ें निकालनी है वो है द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द एंट्री टू द एवापोरेटर, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट द सक्शन स्टेट, द कंप्रेसर पावर, द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन एट द कंडेंसर, और COP आपको निकालनी है, और रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी भी आप लोगों को निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द एंट्री टू द एवापोरेटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो एक्स होता है। एक्स आपके पास निकालना है आप एंट्री टू द एवापोरेटर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, एवापोरेटर की एंट्री कहाँ पर है? एवापोरेटर से एंटर जो हो रहा है लिक्विड, वो कहाँ पे एंटर हो रहा है? वो एंटर हो रहा है X4 पे, ठीक है। एवापोरेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी एंट्री जो है वो X4 पर है, तो आपको X4 निकालना है, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास लगेगा यहाँ पे, तो लगेगा H4 इज इक्वल्स टू HF प्लस एक्स एच जी माइनस एच एफ। क्योंकि आपके पास ये वाली स्टेट है जो कि 0 डिग्रीज पर है, तो आप लोग 0 डिग्रीज पर निकालेंगे। अच्छा भाई, इसमें आप लोगों के पास टेबल्स गिवन है, आप लोगों के पास बहुत सारे। इसमें आप लोगों के पास टेबल चेक करेंगे, R134A का आपके पास टेबल गिवन होगा। इसमें आप लोग जाएंगे तो 0 डिग्रीज पे आप लोग चेक करेंगे वैल्यूज़ को। 0 डिग्रीज पे आप HF और HG की वैल्यूज चेक कर लेंगे। तो 0 डिग्रीज पे HF की वैल्यू 200 आ रही है और HG की वैल्यू 398 आ रही है। उसके बाद आपके पास आप लोग जो है वो प्रेशर भी देख लेंगे उसी के अगेंस्ट। अच्छा देखें, यहाँ पे इन्होंने टेबल दिया हुआ है, लेकिन 30 उसकी अपना H3, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर H3 भी है, तो आप लोगों के पास H3 नहीं गिवन, तो आप लोग H4 को H3 के इक्वल ले लेंगे। और फिर आप लोग इस तरह से आप लोग जब आप टेम्परेचर, अब आप H3 जो है वो किस तरह से निकालेंगे? H3 आप लोगों के पास इस तरह से निकलेगा कि H3 आपके पास HF के बराबर होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट जो आपके पास है वो इस लाइन के ऊपर है, तो ये वाली लाइन HF की है। आपको पता है ये लिक्विड फेज है और ये आपके पास गैशियस फेज होता है, तो ये लिक्विड फेज है। तो अब आपके पास H3 जो है वो HF के बराबर है। अब आप 35 डिग्रीज पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो देखना टेबल आपके पास गिवन है, तो 35 की वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो आप इसको इंटरपोलेशन करेंगे और यहाँ से आप प्रेशर की वैल्यू भी निकाल लेंगे इंटरपोलेट करके, और यहाँ से आप लोग H की वैल्यू भी निकाल लेंगे। दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो H3 की आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 249.01 किलो जूल, ये रही। और प्रेशर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.88724। अच्छा भाई, ये दोनों वैल्यूज आपने निकालनी। उसके बाद आपको पता है H4 और H3 भी सेम होते हैं, ठीक है। तो H4 की वैल्यू आप यही ले लेंगे 249.01,
उसके बाद आप लोगों ने इस वाले फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट करनी है, HF की भी, HG की भी, HF की और H4 की वैल्यू। ये पुट करके आपने x की वैल्यू निकाल ली जो कि आ रही है 0.25। ठीक है भाई। उसके बाद आप लोगों ने क्या चीज़ निकालनी है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। अच्छा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग याद कर लें, QL इज इक्वल्स टू मास इंटू H1 माइनस H4। ये रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो आप लोगों के पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है ना, वो आप लोगों के पास देखें, ये आप लोगों का समझ लें एक डिफ्रीज़र है, तो उसमें आपके पास वही 4 कंपोनेंट्स फिक्स हुए हैं। अच्छा, ये आपके पास वही कंप्रेसर आ गया, ये कंडेंसर आ गया, ये एक्सपेंशन वॉल आ गया, और ये आपके पास एवापोरेटर आ गया। अच्छा, जो आपकी फ्रीज़र की वॉल्स है ना, उसके साइड में जो है वो ट्यूब्स जारी होती हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो ट्यूब्स जो है ना वो एवापोरेटर का काम कर रही होती हैं। वो एवापोरेटर ही जो है वो कहलाएगा। तो उसका जो आप 4 से लेकर 1 प्रोसेस जो है ना, वो हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। जो आप लोगों को कूलिंग मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, तो 0.4 से लेकर 1 आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहलाएगा। इसीलिए आपके पास देखें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा H1 माइनस H4। इन दोनों का जो इफेक्ट है 4 और 1 का, वो आ जाएगा H1 माइनस H4। अच्छा भाई, H4 आप लोग निकाल चुके हैं, H3 का इक्वल लिया था। H1 आप लोग निकाल लेंगे। देखें H1 आपके पास गैसियस स्टेट में, तो H1 आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg के इक्वल लेके आप लोग निकाल लेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप लोगों ने निकाल लिया H1 माइनस H4 से। उसके बाद आपके लोगों के पास रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गई। अच्छा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का आप लोगों के पास फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, QL इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय H1 माइनस H4। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग इस तरह करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहीं की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मैंने आपको बताई क्या होती है। तो आप लोगों को मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के साथ। अच्छा भाई, मास फ्लो रेट आप लोगों के पास निकाल सकते हैं आप लोग। QL आपके पास दिया हुआ है 352, क्वेश्चन में आपके पास QL दिया हुआ है, ये देखें, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 352, ये आपके पास दिया हुआ है। यहाँ से आप लोगों ने अच्छा मास फ्लो रेट भी निकाल लिया। अच्छा, सक्शन स्टेट निकालनी है आपके पास। अच्छा, सक्शन स्टेट जो होती है ना, वो कंप्रेसर से पहले वाली स्टेट होती है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है आपको सक्शन स्टेट का। तो ये जो स्टेट होगी ना 1 से पहले वाली, वो हो जाएगी सक्शन स्टेट, कंप्रेसर से पहले वाली स्टेट। तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का, V1 इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू V1। अच्छा, अब आप लोग देख लें, यहाँ पे वही आप लोगों के पास गैसियस स्टेट है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास V1 जो होगा Vg के बराबर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप लोगों ने यहाँ से ये निकाल लिया। उसके बाद आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में मास फ्लो रेट और ये इसकी वैल्यू पुट करी 0.06931, और मास फ्लो रेट जो कि आ रहा था आपके पास, मास फ्लो रेट ये रहा 2.353, ये आप लोगों ने पुट करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी निकाल लिया। अच्छा, अब कंप्रेसर की पावर निकालनी है हम लोगों को। अच्छा, कंप्रेसर कहाँ पे लगा हुआ था, मैंने आपको क्या बताया था, 1 से लेकर 2 कंप्रेसर है। ठीक है, 1 से लेकर 2 कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर की पावर का फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, वर्क डन हो रहा होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा इसमें, वर्क डन इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय H2 माइनस H1, मतलब वही 1 से लेकर 2 और फिर H2 माइनस H1 को मल्टीप्लाई करा देंगे मास फ्लो रेट के साथ। अच्छा, अब आप लोगों के पास देखें, अब आप लोगों के पास 2 पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ के लिए कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए आप लोग निकालेंगे S1 इज इक्वल्स टू S2। देखें, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो S2 इज इक्वल्स टू S1 होता है। ठीक है, और S1 इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा है Sg के बराबर है। तो आप S1 जो आप लोगों ने निकाला था ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आपने S1 निकाला था, यहाँ से आप लोगों ने S1 भी निकाल लिया था। जब आपने H1 निकाला Hg के लिए, तो आपने S1 भी निकाल लिया Sg के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये आ गया था 1.7271। इसको आपने S2 के बराबर भी ले लिया, तो ये S2 S1 भी आ गया। अच्छा, और जो प्रेशर आपके पास होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो आपने जो यहाँ पे निकाला था ये वाला प्रेशर 0.088 P3 जो आपने निकाला था, ये आप P2 के बराबर भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास 0 पॉइंट, क्योंकि आप लोग देखें यहाँ पे
दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम है, 3 पॉइंट का और 2 पॉइंट का प्रेशर सेम है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रेशर वही ले लिया 0.08874। अच्छा, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप लोग इससे अब आप लोग का प्रेशर आ गया है और S2 आ गया है, ठीक है, P2 भी आ गया और S2 भी आ गया है। तो आप इससे आप निकाल सकते हैं H2, ठीक है, H2 आप निकाल सकते हैं। अब आप सुपर हीटेड टेबल्स में जाएंगे, क्योंकि आप देखें ये वाला जो रीजन है वो सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है, ये रीजन सुपर हीटेड होता है, ठीक है, और ये सुपर कूल्ड या सब कूल्ड रीजन होता है। तो आप इस रीजन पे देखेंगे सुपर हीटेड के टेबल जब आप खोलेंगे तो उसमें आपके पास 1 मेगा पास्कल और 0.8 मेगा पास्कल के दरमियान कहीं पे आएगा ना 0.88। तो आप लोगों ने इंटरपोलेशन करनी है 1 0.8 और ये 0.88 जो आपने रख लिया, जो आप लोगों को वैल्यू का H चाहिए, इस वैल्यू पे आप लोगों के पास H चाहिए। ये आपके पास S दोनों सेम रहेंगे क्योंकि S1 और S2 का दोनों का सेम है, ठीक है। और आप लोगों के पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो गिवन होंगी, ये आप लोग निकाल लेंगे। इंटरपोलेशन तो करना आप लोगों के पास आती होगी। न्यूमरेटर में आपके पास इसको इससे माइनस करा देंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास इसको इससे माइनस करा देंगे और इजिकल्स टू करके वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये वैल्यू अननोन होगी, इसको इसमें से माइनस करा देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में इसको इससे माइनस करा देंगे। यहाँ पे आपके पास H2 भी आ गया। अब आप लोगों के पास वर्क डन का फॉर्मूला वही लगेगा, मास इंटू H2 माइनस H1, उससे आप लोगों के पास 54 किलोवाट वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर आ जाएगा। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपको निकालना है द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन एट द कंडेंसर। अच्छा देखिए, यहाँ पे जब कूलिंग हो रही है, यहाँ पे जो है वो कूलिंग हो रही है एवापोरेटर के पास, जो आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर रहा है, तो ये अपनी हीट भी कहीं पे लॉस कर रहा होगा। तो ये जो अपनी हीट लॉस कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है कंडेंसर पे, तो इसकी यहाँ पे हीट लॉस हो रही है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास, अब आप लोग ये पॉइंट्स देख लें कौन से थे, 2 और 3 पॉइंट्स। अच्छा 2 और 3, ये कहाँ गया, ये देखें, मास फ्लो रेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने H2 माइनस H3 को, ठीक है। तो आपके पास H2 भी गिवन है, H3 भी गिवन है, आप लोग निकाल चुके हैं। तो मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करा दिया है H2 माइनस H3 के साथ, जो कि आपके पास 406 किलोवाट आ गया है। H2 ये रहा और H3 आप लोग ऊपर निकाल चुके हैं, ये रहा 249। इससे आपके पास QH भी आ गया। अब आप लोगों के पास COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर हमला होता है QL अपॉन वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर। ये आप लोग याद कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। और एक कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला भी गिवन है, इसको भी आप याद कर लें, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जो कि होता है टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर डिवाइड बाय हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, जैसा कि आपको ऊपर पता है 0 डिग्रीज और 35 डिग्रीज, इसको केल्विन में कन्वर्ट करा है। तो लो टेम्परेचर आपके पास 273 हो गया, हाई टेम्परेचर आपके पास 308 हो गया और लो टेम्परेचर आपके पास वही 273। तो इसको माइनस करा के आपके पास जो वैल्यू आई है वो 2.780 आ रही है, और जो आपने ये वैल्यूज़ रखी हैं COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये आपके पास 6.52 आ गई। अच्छा, जो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी ना, वो जाएगी COPR मतलब रेफ्रिजरेटर डिवाइड बाय कार्नोट, इसको इससे डिवाइड करा देंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ रही है इसकी 83.6%। ये आप लोगों के पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसके हम लोगों ने सारे पार्ट्स कर लिए।